राइट वे क्या है फार्मिंग का, हमें क्या करना चाहिए, किससे भारत आत्मनिर्भर बनने से स्वावलंबी बन सकता है, कैसे भारत का जो किसान है, वो भारत का किसान ऐसा भी है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मजदूर भी है ना? और किसान भी ऐसा है कि जो कुछ खरीद नहीं सकता। तो ऐसा क्या मॉडल हो सकता है कि जिससे किसान, भारत का किसान आत्मनिर्भर बन पाए? आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सामने कृषि की सच्चाइयों को रखें, जो चाह के ना चाह के बहुत सारे लोग नहीं कह पाते। हम पूरा प्रयास करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु राजीव दीक्षित भाई और मेरे कृषि के गुरु सुभाष पालेकर जी, दोनों को नमन बंदन करना चाहूँगा। और जैसा कि आज महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस है, तो उसकी भी शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं और मैं उनको बहुत फ़ॉलो करता हूँ, बहुत ही प्रेम भी करता हूँ। और मुझे लगता है हर किसान को उनके बारे में समझना चाहिए, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। और फिर आज की सारी चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हुए अब हम अपनी चर्चा पे आगे बढ़ेंगे कि समग्र खेती क्या है। तो समग्र खेती करने से पहले मैं एक शब्द के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा जो कि सभी को जानना अति आवश्यक है। आजकल जो 2021 है, वो उसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था हिंदी में बोलते हैं। और अब भारत की संस्कृति में या भारतवर्ष में या इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं, उन सबको इस शब्द का मतलब जानना बहुत आवश्यक हो गया है। और अभी तक किसी को इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक किसान को इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो कृषि में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना? तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं? यूनाइटेड नेशन क्या चाहता है? WTO क्या चाहता है? वर्ल्ड बैंक क्या चाहता है ना? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? इस पे भी थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे। और अभी क्या चल रहा है, उस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर हम उसको कृषि से जोड़ेंगे कि कितना आवश्यक हो गया है आपको होलिस्टिक फार्मिंग या इसको आध्यात्मिक कृषि को समझना। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब सारा काम मतलब मशीन्स करती है ना? ह्यूमन बींग्स बहुत कम करता है सारी चीजें, सारा का सारा काम जब मशीन्स करते हैं, रोबोट करते हैं, या सारा का सारा काम जब डिजिटल हो जाता है ना? कि भाई कोई और लोग बाग इन सब चीजों का समर्थन करते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट जीरो होना चाहिए, है ना? और कार्बन कम से कम होना चाहिए, ग्रीनरी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा वो मतलब कहते हैं। और अभी पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, और जिस पे सभी गंभीर चिंतन कर रहे हैं। और भारत में भी बोला गया है कि भारत की सरकार भी उस पे गंभीर चिंतन करे, सभी फॉरेस्ट लगाएं, सभी प्राकृतिक कृषि करें। और प्राकृतिक कृषि को करने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है नीति आयोग से, और भी बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगी हुई है। अ, लेकिन इसी में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और मुझे लगता है कि आपको भी ये जिज्ञासा होगी जितने भी लोग जुड़े हैं कि भाई क्या बेस्ट है फार्मिंग करना। कि कुछ लोग तो कहते हैं जी भाई मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, कोई कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं रीजनरेटिव फार्मिंग कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है कार्बन फार्मिंग कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है यौगिक फार्मिंग कर रहा हूँ, कोई कह रहा है पर्माकल्चर मॉडल लगा रहा हूँ, कोई कुछ कह रहा है। तो लोग बाग ना इसमें भी बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई राइट वे क्या है फार्मिंग का, हमें क्या करना चाहिए, किससे भारत आत्मनिर्भर बनने से स्वावलंबी बन सकता है, कैसे भारत का जो किसान है, वो भारत का किसान ऐसा भी है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मजदूर भी है ना? और किसान भी ऐसा है कि जो कुछ खरीद नहीं सकता। तो ऐसा क्या मॉडल हो सकता है कि जिससे किसान, भारत का किसान आत्मनिर्भर बन पाए? और ऐसी क्या गलती हुई है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से लेके अभी तक इतनी साल हो गई, 2021 हो चल रहा है, अभी तक भारत का किसान सुसाइड कर रहा है? ऐसा क्या कारण है? अब हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या गलती हो रही है सरकार से या कुछ लोगों से, कुछ और एक्टिविस्ट से भी, है ना? तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे सबसे पहले कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग, क्या वो दोनों अलग-अलग है या सेम है? या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो नेचुरल फार्मिंग की बात करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक कृषि। और इसमें होलिस्टिक का नाम हमने इसीलिए दिया है क्योंकि हर किसी व्यक्ति का ये प्रयास होता है कि जो उसके गुरु हैं, वो गुरु से भी थोड़ा-सा आगे बढ़े। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, सारी चीज़ों को जोड़ना। हमारे गुरुजी ने सिखाया हाउ टू ग्रो, कैसे उगाएँ, और हम सिखा रहे हैं हाउ टू ईट।
हाउ टू ग्रो भी सिखा रहे हैं, हाउ टू ईट भी सिखा रहे हैं, पूरा लाइफस्टाइल भी हम उसको सिखा रहे हैं, पूरा समय का भी हम उसको सिखा रहे हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले। ये बात सुन के लोगों को बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन अगर आप 5 मिनट पेशेंस रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। पहले हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम अपने फ्लो में चलेंगे, जैसा कि मैम ने बताया वैसे फिर उस फ्लो में चलेंगे। तो थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति खेती करता है। किससे खेती करता है? वो भैंस का गोबर हो सकता है, वो गीदड़ का कुछ हो सकता है, बकरी का कुछ हो सकता है ना? किसी का भी कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन का वेस्ट हो सकता है ना? ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो सकते हैं। उससे जो भी व्यक्ति खेती करता है उसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, पहली बात। प्राकृतिक कृषि खेती वो होती है जिसमें गाय का गोबर उपयोग होता है, भैंस का गोबर उपयोग नहीं होता, गाय का गोबर उपयोग होता है ना? और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर गाय सिर्फ गोबर करती है, भैंस गोबर नहीं करती। भैंस क्या करती है? चोत करती है ना? और बकरी होती है वो मींगनी करती है। लोगों को यही समझ में नहीं आता कि भाई लोग बाग भैंस के जो चोत है, जिसको हिंदी में चोत बोला जाता है, उसको भी गोबर समझ लेते हैं और बहस करते हैं कि भाई अरे हम तो गोबर ही उपयोग कर रहे हैं। नहीं, वो गोबर नहीं है ना? गोबर की कोई भी क्वालिटी इसके अंदर नहीं है ना? वो गोबर का मतलब होता है मतलब वरदान होता है, गाय का वरदान होता है, और वो उसके अंदर जो क्वालिटी है वो चौथ के अंदर नहीं है। वो क्या नाम है, किसी कोई लीद करता है उसकी लीद के अंदर नहीं है, गधी का जो कोई वेस्ट है उसके अंदर नहीं है, ह्यूमन वेस्ट के अंदर नहीं है ना? सबके अंदर जो सबका जो वेस्ट है उसकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन गाय सिर्फ गोबर करती है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। और हम प्राकृतिक कृषि में, होलिस्टिक फार्मिंग में गाय का गोबर उपयोग करते हैं, भैंस का चौथ उपयोग नहीं करते, बकरी की मींगनी उपयोग नहीं करते, ऊंट का वो नहीं करते, ह्यूमन का वेस्ट उपयोग नहीं करते, पहला अंतर। दूसरी बात आ जाते हैं कि सीड्स के ऊपर आ जाते हैं। 3 तरह के सीड्स होते हैं, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो कि बतानी आवश्यक है। एक बीज होते हैं आपके देसी बीज, जिसको नेटिव बीज बोलते हैं, या ओपन पॉलिनेटेड स्वदेशी, स्थानीय स्वदेशी बीज, है ना, देसी बीज बोलते हैं। और दूसरे बीज होते हैं हाइब्रिड, और तीसरे होते हैं जीएमओ। जो व्यक्ति ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो बीज यूज करते हैं हाइब्रिड और जीएमओ, लेकिन जीएमओ कम यूज करते हैं, लेकिन हाइब्रिड तो सभी उपयोग करते हैं। भारत में अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें से 10 करोड़ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, वैसे तो करते नहीं है, तो उसमें से 10 करोड़ में से साढ़े 9 करोड़ या उससे भी ज्यादा 99.99% लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करते हैं। नेचुरल फार्मिंग में, होलिस्टिक फार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ देसी बीज का उपयोग होता है, हाइब्रिड का उपयोग नहीं होता और जीएमओ का उपयोग नहीं होता। अब इन बीजों का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं लौकी का, या टमाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी घर में उगा सकता है। आपने एक टमाटर लगाया देसी, एक लगाया हाइब्रिड, एक लगाया जीएमओ। तो जो देसी पे आपने टमाटर लगाया उससे खाने का टेस्ट भी आएगा, और उसका जो बीज है उससे बीज भी बना सकते हैं, और आपको 50 साल बीज की आवश्यकता नहीं है, उसको उगाइए, उसी से अपना टमाटर लेके आइए। और जब हम किसी भी देसी बीज से उत्पन्न जो अन्न होता है उसको हम पका सकते हैं। सिर्फ एक एक ऐसी चीज है पृथ्वी पर, ऐसा अन्न है जिसको हम पका सकते हैं। बाकी हाइब्रिड का जो अन्न है आप पका नहीं सकते उसको, वो कभी पकता नहीं है, वो गलता है। जो भी बीज हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं, जो भी उगा रहे हैं, वो उन्होंने पका हुआ अन्न आज तक खाया ही नहीं, उन्होंने गला हुआ अन्न खाया है। और जब कोई व्यक्ति गला हुआ अन्न खाता है तो उसको वो क्या पहले होता है, कब्ज होती है, फिर गैस होती है, फिर बहुत सारे और रोग होते हैं, फिर वो ब्लड कैंसर तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो अ, मतलब वो गला था, पका नहीं। और जब किसी चीज को हम गली हुई खाते हैं तो वो ब्लड नहीं बनता अच्छा ही मात्रा में, वीर्य नहीं बनता। इसीलिए आईवीएफ हॉस्पिटल की मारामारी हो रही है पूरे भारत में। दिन पे दिन आईवीएफ हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं भारत में, दारू के ठेके जो हैं उससे भी ज्यादा आईवीएफ हॉस्पिटल होते जा रहे हैं। आप ये देखिए, हर को नुक्कड़ पे आप गहराई से देखिए आज की क्लास के बाद, तो आप देखेंगे आईवीएफ हॉस्पिटल खुलता जा रहा है, आईवीएफ हॉस्पिटल की दवाएं खुलती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सब हाइब्रिड का सेवन कर रहे हैं, और हाइब्रिड का सेवन से ना तो ब्लड बनना, ना वीर बनना, ना वो बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो महिलाएं और ना ही पुरुष। भारत में ये स्थिति हो चुकी है कि कम से कम 44% महिलाएं, और ये कोई 40% 45% पुरुष नपुंसक हो चुके हैं, है ना? उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि बच्चा बच्चा उत्पन्न कर सके। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिड सीड खा रहे हैं, गला हुआ खा रहे हैं, या आप उसको कह सकते हैं सड़ा हुआ खा रहे हैं, है ना? और वही ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है, तो आपको सीड का विज्ञान समझना पड़ेगा।
अच्छा, जो जीएमओ सीड्स होते हैं इनका क्या लालच होता है कि भाई एकदम से आप उगाएंगे, एक साल में फल आ जाएगा, सीडलेस और ये सब आएंगे, और फिर ये इनका तो मतलब ये होता है कि वो सीधा आपको मेडिकल स्टोर तक पहुंचाना, हॉस्पिटल पहुंचाना फूड पॉइजन के नाम पे, और बस लाइफ खत्म। वो तो बहुत डेंजरस है। लेकिन गवर्नमेंट में जो केवीके हैं, किसान विकास केंद्र, या जो हमारा पूसा इंस्टीट्यूशन है, और सभी प्रश्न लिख सकते हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब क्या लोग हैं, हाइब्रिड और उसका जीएमओ सीड्स का प्रचार कर रहे हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, उनसे कहिए जी देसी बीज मिल जाएंगे, कहेंगे नहीं है। पूरे भारत में किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। हाँ, किसान के पास मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही जागरूक किसान होगा। अगर आज भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या में आप देसी बीज ढूंढने लग जाइए, अगर आपको 1000 लोग भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। पूरे 140 करोड़ में 1000 लोग नहीं मिलेंगे जिनके पास देसी बीज मिल जाए, है ना। तो मतलब बहुत, और मिलेंगे भी तो बहुत दुर्लभ मिलेंगे, है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे रेफरेंस से ढूंढ ढांड के किस जंगल में कहाँ कहाँ जाके आपको मिलना पड़ेगा, नहीं तो मिलेंगे नहीं। पूरा खत्म हो चुका है सिस्टम। तो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति ऑर्गेनिक के नाम पे हाइब्रिड सीड्स को खा रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तीसरी बात आते हैं मल्चिंग के ऊपर। नेचुरल फार्मिंग में मल्चिंग होती है। मल्चिंग का मतलब होता है आच्छादन करना, आच्छादन का मतलब होता है भूमि को ढक कर रखना। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक की मल्चिंग करते हैं, या पता नहीं गत्ता बिछा देंगे, या पता नहीं दुनिया भर की चीजें बिछा देंगे। उससे क्या होता है, भारत में 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर होता है, 50 हो जाता है, कहीं कहीं 55 हो जाता है। और प्लास्टिक है हाइड्रोकेमिकल से बना होता है, और हाइड्रोकेमिकल मिट्टी में मिक्स होते हैं, उससे ब्लड कैंसर होता है। गांव के किसी किसान को ब्लड कैंसर हो गया, उसका कारण ये है कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पे उनसे प्लास्टिक की मल्चिंग करवाई जा रही है, जो कि इनके खेत को पॉल्यूट कर रही है। सब। चौथी बात, ड्रिप इरिगेशन इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा वर्ल्ड किसानों के साथ अगर कोई विश्वासघात हो रहा है तो वो ड्रिप इरिगेशन हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है। नेचुरल फार्मिंग में ड्रिप इरिगेशन उपयोग नहीं होता, स्प्रिंकलर उपयोग कर सकते हैं, रेन गन उपयोग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई आखिर में क्या चाहिए, हवा में नमी तो ही चाहिए। तो हवा में नमी के लिए हम ड्रिप इरिगेशन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, ड्रिप इरिगेशन उपयोग ये होता है जिससे कि पाइप लगा देते हैं जमीन से, फिर धीरे 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 बूंद से ड्रॉप गिरते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो पेड़ की या जो भी हम फसल उगा रहे हैं उसकी जो जड़ होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि भाई जड़ क्या करती है, नीचे जाती है पानी को ढूंढने के लिए। जब पानी उसको ऊपर से ही मिलता रहता है तो उसकी जड़ क्या करती है, कंफ्यूज होकर ऊपर आ जाती है। जैसे ही आंधी आती है वैसे ही पेड़ गिर जाता है, वैसे ही नुकसान हो जाता है। फिर किसान रोता है, सुसाइड कर देता है। या किसान वो बचता है जिस किसान ने इंश्योरेंस करवा रखा हो। इंश्योरेंस के नाम पे सारी की सारी कंपनियां खून चूस रही है ना। ये एक बड़ा स्कैम है। और ये इंश्योरेंस नाम की कंपनी भारत में जब ही से एंटर करी है, जब से ड्रिप इरिगेशन भारत में आया, उससे पहले किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की आवश्यकता नहीं थी। ना थी, ना है, ना मतलब होगी। प्राकृतिक कृषि किसानों को कोई ड्रिप इरिगेशन की जरूरत नहीं है। पानी की कमी है, स्प्रिंकलर उपयोग कर सकता है, हजारों तरीके, मटका विधि, बहुत सारी विधियां हैं, है ना। फोर्स रेन गन, बहुत सारी चीजें। आच्छादन की बात कर रहे थे, और प्राकृतिक कृषि में जो आच्छादन होता है वो किससे होता है, भूसा जैसे जो होता है ना, या जो धान का जो पराली होती है जिसको लोग बाग जलाते हैं, उससे उससे क्या होती है, उसकी मल्चिंग होती है। जो लोग गन्ना उगाते हैं तो गन्ने में एक वेस्ट मटेरियल निकलता है, उससे होती है। तो मतलब बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं, उससे होती है। तो मल्चिंग से क्या होता है, कार्बन वैल्यू बढ़ती है, उससे न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है। तो हमारे नेचुरल आहार जो प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं उसमें आता है न्यूट्रिशन, है ना, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो उस भोजन से आती है। ऑर्गेनिक खाने से इम्यूनिटी नहीं आती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ऑर्गेनिक खा के बच जाऊंगा, तो सब वो आपके साथ, आप भी अपने साथ, आपके साथ धोखा कर रहा है वो दूसरा वाला व्यक्ति भी, और आप भी अपने साथ मतलब धोखा कर रहे हैं। एक मॉडल है फैमिली फार्मर मॉडल, जिससे कि किसान बच सकता है, और भारत को भी बचा सकता है, भारत भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है, भारत को विश्व गुरु बना सकता है, भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से निकाल सकता है, अपने आप को स्वावलंबी बन सकता है। भारत के जितने भी किसान हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ, और मेरे गुरुजी ने तो बहुत सारे लोगों को भी समझाया भी है, बताया भी है कि इस भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति फैमिली फार्मर मॉडल पे काम करेगा वही व्यक्ति 2025 को, 30 को, 40 को, 50 को छू पाएगा। नहीं तो हर किसान भी का भी यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, और नॉर्मल व्यक्ति का भी योगदान नहीं है। उसे चाह के ना चाह के उसे जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम ये फैमिली फार्मर मॉडल की चर्चा करते हैं। तो फैमिली फार्मर मॉडल होता क्या है। आप इमेजिन कीजिए, आप सबके पास 1 एकड़ जमीन है। आपने एक मुझे लगता है कुछ लोग डायरी पेन लेके भी बैठे होंगे। आप एक ऐसे करके कुछ बना लीजिए कि माना कि मेरे पास 1 एकड़ जमीन है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वाटर बोर होगा।
वाटर की कमी होगी, वाटर की जल मंत्रालय बन ही चुका है। जल मंत्रालय बना ही इसीलिए कि जल के ऊपर उसको कसने के लिए, है ना? आने वाले समय में आपको जल नहीं मिल पाएगा। और जल का अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो बोलविया में वाटर वॉर हुआ था, है ना? उस वाटर वॉर में ये था कि कोई भी व्यक्ति मतलब जो वर्षा का जल है उसको भी इकट्ठा करके नहीं पी सकता, है ना? बहुत बड़ी क्रांति हुई थी बोलविया में, इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया था। तो भारत भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है ना? कि पता नहीं है आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन वाटर का हो जाए तो वाटर किस लेवल तक पहुंच जाए और आपको एक एक बूंद के लिए तरसना पड़े। किसान कैसे बच सकते हैं? किसान को अपने खेत में एक कुआं बनाना ही पड़ेगा, सबसे पहली समस्या। एक कुआं बनाना पड़ेगा, वाटर बॉडी बनानी पड़ेगी, कोई तालाब, कोई झुंड, झोड़, कुछ भी बनाना पड़ेगा। लेकिन कुआं सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितना हो सके वाटर स्टोरेज कर रखा है, तो मतलब 2-3 साल तो आपकी सर्वाइव करवा ही देगा और तरीके से रह जाएँगे, पहली व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था आपको क्या करनी है कि जो खेत का आपके चारों तरफ का होता है, जिसको बायो फेंसिंग बोलते हैं या मैड बोलते हैं या बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री तो सबको समझ में आ रहा होगा कि खेत के चारों की तरफ की बाउंड्री। खेत की बाउंड्री पे पेड़ लगाना। पेड़ कितने लग सकते हैं 1 एकड़ में? 100 से 150 पेड़ लग सकते हैं। वो भी डेंस, जिसको डेंस फॉरेस्टिंग बोल सकते हैं, है ना? मियावाकी एक कांसेप्ट है, उसके कांसेप्ट से आप मेड़ के ऊपर पेड़ लगा सकते हैं। वो पेड़ कैसे होंगे? उसमें 30-30% का रेशियो होता है कि 30% आपके स्थानीय होते हैं, मतलब जो कि आपके 20 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, और 30% पेड़ होते हैं आपके फल वाले पेड़ हो गए और फल औषधि के हो गए, और 30% पेड़ होते हैं कमर्शियल पेड़, जैसे चंदन है, महोगनी है, अगरवुड है, जिससे कि बड़ी अमाउंट में अगर आवश्यकता हो पैसे की तो वो भी आ सके। और वैसे तो आपको मैं बता देता हूँ कि करेंसी, जो अभी पैसा चल रहा है वो भी खत्म होने वाला है, सारा करेंसी डिजिटल होने वाला है, डिजिटल करेंसी भी समाप्त होकर सोशल स्कोर आने वाला है। और मैं जो आपको ये बात कर रहा हूँ वो सोशल स्कोर के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जब सोशल स्कोर होगा तब आप कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना? मुद्दे पे आते हैं, फैमिली फार्म मॉडल। तो आपने मेड के ऊपर पेड़ लगा लिया, आपको जो भी फल चाहिए सब कुछ आपको आपकी मेड से मिल जाएंगे, आपकी बाउंड्री से मिल जाएंगे, जितने भी आपको फल चाहिए, जो भी मौसम के हिसाब से 12 जो 6 ऋतु है उसके हिसाब से सारे के सारे फल मिल जाएंगे। ठीक है जी, मेड के ऊपर पेड़ हो गया, कुएं में पानी का अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करना है कि अब आपको जो भी मॉडल लगाना है खेत में, आप अपनी धर्मपत्नी या अपनी जो बहन है या जो बेटी है जो किचन के अंदर जो काम करती है उनसे बात कीजिए। उनसे पूछिए जी एक दिन का खर्चा कितना है हमारा? कितना मिर्च मसाला सब लगता है ना? क्या खर्चा है? वो सब बता देंगे कि भैया दिन का इतना लगता है, महीने का इतना लगता है, साल का इतना लगता है। मैंने कॉस्टिंग निकाला, दिल्ली में सर्वे किया, बहुत सारे लोगों से बात करी, 200 लोगों से बात करी, तो मैंने देखा कि नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली 1,80,000 रुपए खर्च करती है सालाना। उससे ऊपर 2.5 लाख करते हैं, कुछ 3.5 लाख करते हैं, और जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास 10-10, 20-20 नौकर कर रहे हैं उनकी बात अलग है। लेकिन हमारा टारगेट पॉइंट है 1,80,000 वाला। तो अब हमारे को ये 1,80,000 रुपए अब हमारे को अपनी खेती में ही करना है, उसका खाने-पीने का सब कुछ यहीं से करना है। अब सबसे पहली बात तो सबको एक देसी गाय रखनी है। क्यों? देसी गाय से आपको मतलब आपको दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, लस्सी भी मिलेगी, पंचगव्य भी मिलेंगे, खेती भी करेंगे, है ना? पूरी 1 एकड़ खेती आपकी जीवामृत, घनजीवामृत से होने वाली है ना? तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, कोई फर्टिलाइज़र-वर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप उगाएँगे, आप उसको उगा के खा सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। अब आपने उनसे पूछ लिया भाई क्या-क्या सामान चाहिए, तो उन्होंने बताया भई आटा चाहिए, दाल चाहिए और सारे मसाले चाहिए, तेल चाहिए, ये सब की चाहिए। ठीक है जी। आपने उस हिसाब से उसको उगा लिया। उगाने का हमारे पास मॉडल है, पूछेगा तो कोई बता देंगे। अब देसी गाय के आप उपले बना के एक बिटौरा बना लीजिए, क्योंकि आप घर से तो खेत से बाहर नहीं निकल सकते। अब आपको आग की आवश्यकता होगी, आग आपसे उससे जल जाएगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, सोलर सोलर का भी पता नहीं, मतलब एनर्जी और फूड पूरी तरह से कंट्रोल होने वाला है। तो आप प्रयास कीजिए कि अपना एनर्जी और फूड का अपने आप सिस्टम बना लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो समझदार है, 5-10 साल का सेंधा नमक स्टोर करके रख सकता है। सेंधा नमक जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, बड़े-बड़े पत्थर आते हैं, जो गाय-भैंस भी मतलब चाटती है। तो 5-10 साल का नमक स्टोर करके रख सकता है, उसकी आवश्यकता है। या आप अपने आप को प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप बिना नमक के भी आप 10 साल जी सकें, है ना? तो बात बन जाएगी आपकी। या नमक को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना? और तो आपको कोई चीज़ बाहर से नहीं खरीदनी, क्योंकि साबुन, शैम्पू और जितने भी चीज़ें चाहिए, गाय के गोबर से राख, गाय के गोबर से एंजाइम, जीवामृत, घनजीवामृत, दूध, दही, लस्सी सब कुछ आपको गाय से मिल जाएगा, है ना? अब आ गई उपले की बात। उपले से आपका खाना बन जाएगा, चूल्हा बना लिया और आपके पास अपने बर्तन है, उससे अपना आपने भोजन बना लिया। अगर चटनी की आवश्यकता है तो एक सिलबट्टा रख लीजिए अपने खेत में, अपने फील्ड में या अपनी ज़मीन पे।
चूल्हा हो गया, सिलबट्टा हो गया और हाथ से चलाने वाली चाकी रख लीजिए। अब किसान को बाजार समझना पड़ेगा। अब आप किसान को जो ई कॉम का जो बाजार है, ये एप्लीकेशन का बाजार है, सामान कैसे बेचना है, मतलब ई मंडी भी अपनी स्वयं की खोलनी पड़ेगी। अपने गांव में गांव फार्मर मार्केट बनाना पड़ेगा, और गांव फार्मर मार्केट बनाना पड़ेगा, और मॉडल गांव का हमारा एक कंसेप्ट है ना। अगर समय रहा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, किसी का प्रश्न आया तो, कि हम पूरे गांव को कैसे बचाएंगे, मॉडल गांव क्या है, एक गांव को कैसे बचा सकते हैं। और एक गांव को बचाने के लिए जिसकी जनसंख्या 1500, 2000, 10,000 तक है, उसको 35 लोग बचा सकते हैं। हमने गांव का एक मॉडल बनाया है कि कैसे वो 35 लोग मिलके एक गांव को स्वावलंबी बना सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। अब आया बैंक का। बैंक का ये है कि सब लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो एसएचजी बनाना स्टार्ट करते हैं। एसएचजी क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, या इसको वाटरिंग सिस्टम बोल सकते हैं। कि पहले क्या होता था, कुछ सामान चाहिए होता था तो पैसा नहीं होता था, अनाज लेके जाते थे, अनाज वाला अनाज लेता था, उसके एवज में कुछ भी दे देता था, है ना। इस तरीके से हमारे को सिस्टम बनाना पड़ेगा गांव में, तो हमारे गांव बचेंगे। यानी कि हमारे को मुद्रा से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा के चक्कर में आदमी मुर्दा हो जाएगा और उसका कुछ हो नहीं सकता। बैंक का हम ऐसा है कि बैंक का जो सॉल्यूशन है वो एसएचजी बना के हम कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कर सकते हैं। और इस चीज से हमारी बात बनने वाली है। और मीडिया मीडिया की जो बात है, मैं आपसे सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सभी किसान भाइयों को, सभी लोगों को, सभी इंस्टीट्यूशन को अपना स्वयं का मीडिया बनाना चाहिए, है ना। और कोई भी किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अपना ग्रुप बना के अपनी स्वयं की मीडिया बनानी चाहिए, और बोलना, उसको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से पास ना हो, तब तक वो इन्फॉर्मेशन सच ना मानी जाए। क्योंकि हो क्या रहा है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी भारत में आजकल मीडिया के तौर पे दी जा रही है, वो सारी पेड मीडिया के थ्रू दी जा रही है, और उससे किसान को और सबको बड़े मात्रा में नुकसान हो रहा है। मेंटल लेवल पे लोग बाग बीमार पड़ रहे हैं, घर में ही सुसाइड कर रहे हैं, है ना। घर में ही लोगों की मृत्यु हो रही है, इतने डर गए, इतने साइकोलॉजिकल उनको डिजीज हो गई कि उससे निकल नहीं सकते, लोग बाग कोमा में चले गए, है ना। ये मीडिया की वजह से। अगर गांव की अपनी स्वयं की मीडिया होती, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक इसके सही परिणाम होते। कुछ बात होती है, कुछ का कुछ सुना देते हैं उसमें। और एक पॉजिटिव मीडिया की जरूरत है, गांव की मीडिया की जरूरत है। और सभी किसान, जो भी लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो एफपीओ चला रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्हें अपनी सेल्फ मीडिया के ऊपर काम करना चाहिए। सेल्फ मीडिया का मतलब ये भी हो सकता है कि अपना यूट्यूब चला रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से पास होगी उस पर विश्वास किया जाए। दूसरा क्या बोल रहा है हमारे को नहीं पता। जो गांव में लोग बाग रहते हैं उनको ग्राम पंचायत को समझना पड़ेगा, ग्राम सभा को समझना पड़ेगा, पंचायती जो राज है, पंचायती राज जो सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। तब जाके उनकी बात बनने वाली है। यहाँ पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि भाई जो ये समस्या है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा रोजगार बाजार बैंक मीडिया राजनीति, ये किस तरीके से होने वाले हैं, और इसमें आप क्या योगदान देंगे तो आपकी बात बन जाएगी गाँव में। तो ये कुछ हो गया। और आने वाला समय जो है वो कुछ चीज़ों का है, उस पे थोड़ा-सा आप पढ़ना और समझना चालू कर दीजिए। मुझे लगता है कि हमारे को ना किसी भी देश को बचना होता है, तो 2 से तरीके से बच सकता है कोई भी व्यक्ति। एक तो ये है कि अपने आप को सरेंडर कर दे, जिसको बोलते हैं स्लेवरी सिस्टम, कि भाई साहब आप हो, मैंने आपके बताइए, आपको बताइए क्या इंस्ट्रक्शन दीजिए। इसको बोलते हैं स्लेवरी सिस्टम। और दूसरा सिस्टम होता है बराबर की टक्कर देना। बराबर की टक्कर जब ही दे सकते हैं जब आपके पास पैरेलल व्यवस्था हो, उसके पास सेना है, आपके पास सेना है, तभी आप टक्कर दे सकते हैं। और मैं पैरेलल व्यवस्था पे विश्वास करता हूँ। और हमारे जो शास्त्र हैं, जो भी हमारी नीति शास्त्र हैं, सब पैरेलल व्यवस्था पे जोर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पैरेलल व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, और जो जो ये सोचते हैं नहीं जी हम तो स्लेवरी के लिए पैदा ही नहीं हुए, हम तो सिर्फ पैदा हुए हैं कि भाई हम किसी को परेशान ना करें और हमारे को भी कोई परेशान ना करे, एटलीस्ट इतने मजबूत हम रहे। तो उसको रोबोटिक फार्मिंग के ऊपर पढ़ना चालू करना चाहिए कि भाई रोबोटिक फार्मिंग क्या है, आने वाले समय में ये आने वाली है। तो कुछ कुछ किसान जो मतलब जिनका अच्छा लेवल है, जैसे पंजाब के और हरियाणा के किसान कुछ स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो वो रोबोटिक फार्मिंग पे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और डिजिटल फार्मिंग पे पढ़ सकते हैं। डिजिटल फार्मिंग का जो जमाना है, फैक्ट्री फार्मिंग, आजकल आप देख रहे हैं गुरुद्वारा में कोई खाना नहीं बना सकता। अब गुरुद्वारा में खाना किससे बनना है? सब मशीन से बनना है। आने वाले समय में सबका सब खाना मशीन से बनने वाला है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पैकेट बंद मिलने वाला है, खुला कोई मिलने वाला नहीं है। खुला तो आप बचा नहीं सकते, है ना। बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी आपको। तो फैक्ट्री फार्मिंग का जमाना है। सब कुछ जैसे मतलब कोई बड़ी कंपनी लगा लीजिए, चाहे वो रामदेव जी की कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, कोई कंपनी हो,
ये सब क्या फैक्ट्री फार्मिंग पे तो डिपेंड करते, सारा आता है सब मशीन से, सब कुछ मशीन से हो रहा है ना, कोई ह्यूमन का यूज नहीं हो रहा। तो सारी की सारी मशीन से फैक्ट्री फार्मिंग पे ही आने वाली है ना। और जो फैक्ट्री फार्मिंग में जो सामान बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो आपको हेल्थ के नुकसान करेगा ही करेगा। और फार्मा का इंडस्ट्री बढ़ता जाएगा भाई। उनको लोग बाग भी तो हलाल करने, बीमार होंगे तभी तो हलाल होंगे, जो भी पैसा कलेक्ट करेंगे। आज की डेट में पैसा कोई आदमी क्यों कमा रहा है? सिर्फ 3 लोगों के लिए पैसा कमा रहा है। या तो उसका पैसा व्हाइट कोट पे जा रहा है, यानी कि डॉक्टर के पास, या ब्लैक कोट वकील के पास, या तो खाकी वाले उसको खा रहे हैं, पुलिस वाले। और अगर आपको तीनों से ही निकलना है, ये ब्लैक कोट व्हाइट कोट के चक्कर में नहीं फंसना, पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना, तो आपको फैमिली फार्मर मॉडल अपनाना पड़ेगा। और शहर वाले लोगों को तो ना चाह के नहीं चाह के वो कुछ खाएंगे गलत, फिर होगा गलत, है ना। तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। और जब कोई हाइब्रिड बीज खाता है या पैक्ड फूड खाता है, तो सिंपल सी बात है, उसको गुस्सा भी बहुत रहता है, उसका पित्त बड़ा रहता है, कब्ज बड़ी रहती है तो पित्त बड़ा रहता है, फिर गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े होती है, अहंकार आता है, सबसे बड़ी समस्या अहंकार आता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो फिर कहाँ जाता है? वकील के पास, केस चल रहे हैं सबके, सारी फैमिली ब्रेक होती जा रही है, बड़ी समस्या है ये, है ना। और इसका भी फूड से ही संबंध है। पहले ज्वाइंट फैमिली रहते थे, अब क्यों नहीं रह पाते, है ना। क्योंकि पहले देसी खाते थे, देसी अनाज था, गौ आधारित खेती करते थे, आजकल भैंस आधारित खेती कर रहे हैं, गद्दी आधारित, घोड़े आधारित, पता नहीं क्या क्या ह्यूमन वेस्ट आधारित कृषि कर रहे हैं, तो कहाँ से होंगे? खाने में इतना पॉइजन मिल चुका है, केमिकल यूज कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ से फैमिली आपकी बचेगी? और बायोगैस का भी कुछ लोग जो थोड़े से पैसे हैं उनके पास बायोगैस का इंतजाम कर सकते हैं, और ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, क्योंकि गैस आपको बाहर से मिलने वाली नहीं है। अंबानी अडानी किस भी रेट में आपको गैस देंगे, उनकी इच्छा है, वो कितने रुपए भी बढ़ा देंगे। तो बायोगैस पे आप चिंतन कीजिए, अपना गांव, अपनी कम्युनिटी को कोशिश कीजिए। अगर गैस से ही लोग बाग उपले से खाना नहीं बना पा रहे, बहुत सारी महिलाएं अब नहीं बना सकती उपले से खाना, तो वो बायोगैस पे जाए और अपना उपयोग करें कि बायोगैस से व्यवस्था बने गाँव की, है ना। तो एक ये भी एक बात है। कुछ लोग जो थोड़े से मजबूत हैं, जो किसानों के साथ समस्या होती है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और ये पैकेजिंग, एक वेयर हाउस और एक कोल्ड स्टोरेज, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिससे कि किसान मार खा जाता है। अब समय आ गया है 2021 का, कि अगर आपको बराबर की टक्कर लेनी है, पैरेलल स्टडी करनी है, आपको थोड़ा सा मजबूत होना है हर किसान भाई को, तो उसको वेयर हाउस में आना पड़ेगा, अपना वेयर हाउस खोलना पड़ेगा, अपना कोल्ड स्टोरेज उसको खोलना पड़ेगा, अपनी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, अपनी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक बनानी पड़ेगी। ये सारी व्यवस्था करेगा तभी किसान व्यक्ति बचेगा, तभी वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से उसकी बात बन पाएगी। वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है। और एक जंगल की व्यवस्था बना देता हूँ कि भाई जंगल कैसे लगाएं और गाय का क्या योगदान है, बस 2-3 मिनट में मैं अपने सेशन को क्लोज करूंगा। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई पहाड़ पड़ा है, कोई खेत पड़ा है, कोई जमीन पड़ी है, कोई बंजर बनी है, उसमें वो क्या करे, रोड से गाय को उठाए और उसके खाने की व्यवस्था अपने खेत में, अपने फील्ड में 50 एकड़, 100 एकड़, 10 एकड़ में कर दे। जहाँ पे गाय खाएगी वहीं पे गोबर गौमूत्र करेगी, आपकी खेती चाहे वो 100 साल से बंजर पड़ी हो, 3 महीने में आपकी भूमि अच्छी हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ उगाना चाहते हैं, वही गाय को खिला दीजिए, वही सारी चीजें गोबर के माध्यम से उसमें चली जाएगी और वो सारी चीजें उग जाएगी, है ना। इसको, ये भी एक होलिस्टिक ग्रेजिंग का पार्ट है। और होलिस्टिक ग्रेजिंग सबसे बेस्ट तरीका है जंगल को लगाने का, सबसे बेस्ट तरीका है फार्मिंग करने का, और सबसे अच्छा तरीका है जमीन को बचाने का, और सबसे अच्छा तरीका है गाय को बचाने का, प्राकृतिक को बचाने का। तो एक ये हो गया। और जहाँ पे गाय का गोबर गिरता है, जहाँ पे जीवामृत गिरता है, जहाँ पे घन जीवामृत गिरता है, तो जीवामृत के अंदर ऐसी चीज है कि वो केंचुए को ऊपर बुलाता है, क्योंकि केंचुआ आजकल 20 फीट नीचे, 40 फीट नीचे चला गया है। केंचुआ और मेढक, ये क्या होते हैं कि जब ज्यादा दिक्कत होती है तो समाधि में चले जाते हैं। आप देखते होंगे पानी आता है तो तुरंत ही ऊपर आ जाते हैं, उससे पहले कहाँ चले जाते हैं? ये समाधि में चले जाते हैं, 20 फीट, 40 फीट। जैसे ही गौमूत्र, दो ही चीज है इनको ऊपर लाने की, या तो जीवामृत या तो आपका बारिश का पानी, है ना। ये दोनों चीजें होती है, अपने आप ऊपर आ जाते हैं और अपने आप सारी चीजें बनती है। दूसरा, हम मॉडल में एक चीज बताना भूल गए कि जो मॉडल बनाएंगे, मॉडल के अंदर एक बाई एक की ट्रेंच खोद देंगे, जिसको नाली बोल सकते हैं या ट्रेंच खाई बोल सकते हैं, जिससे कि जो बारिश का पानी आए हमारा ट्रेंच में बच जाए, और ट्रेंच में पानी एक्सेस हो जाए तो वो हमारे कुएं में आ जाए, है ना। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है पानी बचाने का भी। और जब ट्रेंच में पानी रहेगा तो क्या होगा, एयर आएगी और एयर पानी से टकराएगी, तो एक शब्द है एयर इरिगेशन, है ना। एयर इरिगेशन का मतलब होता है हवा में नमी होना, और जब हवा में नमी होती है, बहुत गंभीर बात कहने वाला हूँ, किसी भी
पेड़ पर जब फूल आता है, फूल से जब फल बनता है तो उसको नमी चाहिए। अगर इस पृथ्वी पर हवा में से नमी खत्म कर दी जाए तो पूरे भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति भूखा मारना चाहता है इस पृथ्वी पे सबको, तो वो सिर्फ एक काम कर दे। क्या काम कर दे? कि हवा में से नमी खत्म कर दे। ये बात पता पड़ गई उनको कि भाई के लोगों को भुखमरी कैसे लेके आनी है, 2024 में भुखमरी कैसे लेके आनी है। कि भाई जंगल खत्म कर दो, तालाब खत्म कर दो। जब जंगल और तालाब खत्म कर देंगे तो भाई जो फूल है, फूल से फल बनने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। और नमी होगी नहीं तो फल होगा नहीं, और आदमी ऐसे ही भूखा मर जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सभी लोग नदी बचाएं, नाले बचाएं, कुएं बचाएं, सब कुछ बचाएं। और नहीं बच पा रहे तो आप अपने घर में, अपने खेत में ट्रेंच खोद लीजिए, कुआं खोद लीजिए, जिससे हवा में नमी बनी रह सके। और जिन जो जिसके जो फूल लगे हैं उसके फल बन जाए। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं जी, फूल आ रहे फल नहीं बनना। नमी नहीं है जी। आप वाटर बॉडी उसके सामने रख दीजिए, कुछ पानी वानी भर के रख दीजिए। जो छत पे फार्मिंग कर रहे हैं, खेत पे तो हमने बता ही दिया है। तो वाटर बॉडी रख दीजिए, जैसे हवा आएगी तो पानी से टकराएगी तो नमी उसको लगेगी, और नमी लगेगी तो जो फूल है उससे फल बन जाएगा, और आप उसको खा सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। आप सबके जो जो प्रश्न आएंगे उसके हिसाब से बहुत सारी चीजों को कवर करते रहेंगे। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो हम एक पेज चलाते हैं फेसबुक पे जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग फाउंडेशन, और एक यूट्यूब पे चैनल चलता है होलिस्टिक फार्मिंग। हम प्रयास करते हैं कि वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दें, और हमने देखा है कि वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देना सेफ नहीं है। तो हमारे कुछ जूम पे ही सेशन चलते हैं, जैसे किसान साथी, किसान योद्धा, और है ना, किसान मित्र। इस तरीके से हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग्स चलते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, जिससे कि हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। हर गांव में एक किसान योद्धा तैयार हो, हर गांव में एक चाणक्य तैयार हो, और हर गांव को कैसे बचाया जाए, है ना, एक गांव को कैसे बच सकता है, कैसे गांव स्वावलंबी बन सकता है, कैसे व्यक्ति स्वावलंबी बन सकता है, उसकी पूरी योजना बनाते हैं। और वो सारी योजना हम उसी हिसाब से बताते हैं कि 2050 के हिसाब से, कि भाई 2050 के हिसाब से अभी आप तैयार कर लीजिए 2021 में, तब तो बात बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नमस्कार सर। सर जैसे आपने बोला कि टमाटर का जो बीज है तो वो हम्म। हम रख सकते हैं, पर वो तो इंडिया में शायद इंडिया का है ही नहीं टमाटर, तो वो देसी बीज हो सकता है इंडिया का? देखो जी, आप ये कह रहे होंगे कि मैं मानता हूँ इस चीज को कि बहुत सारे बीज हमारे पास आए हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी हो चुके हैं जिनको 30-30 साल हो गई भारत में। जैसे कि आप एक महिला से शादी कर लीजिए रशियन से, और उसकी 3 पीढ़ी यहीं की हो गई। मतलब उसके बच्चे हुए, उसके बच्चों ने शादी कर ली, फिर उसके बच्चे हुए, तो आप देखेंगे कि सारी उसमें इंडिया की क्वालिटी आ जाती है। तो वो क्या है कि फिर हमारे नेचर में उसने अडेप्ट कर लिया, तो फिर हम उसको देसी करने लग गए। लेकिन एक है स्थानीय स्वदेशी, है ना, स्थानीय स्वदेशी जो बीज हैं वो अलग है और देसी अलग है। तो स्थानीय स्वदेशी तो बिल्कुल एकदम लोकल होते हैं, जैसे कि भाई झारखंड है और वैसे उस तरीके से। तो देसी मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपना नेचर पूरा सेप्ट कर लिया, पूरे इंडिया की तरह से हो गए। आप उनको देख कर ये भी नहीं बता सकते हो कि वो यहाँ के हैं या बाहर के हैं, है ना। तो उन्होंने ही हमारे को देसी बीज, हमने उनको देसी बीज का नाम दिया है। और ये भारत की सरकार भी कहती है कि कोई कंपनी यहाँ पे 50 साल से ऊपर की हो गई तो उसको देश की कंपनी माना जाएगा, भारत की कंपनी माना जाएगा, है ना। और जबकि वो कंपनी विदेशी होती है, लोगों को पता ही नहीं पड़ता कि वो कंपनी बाहर की है। जैसे आप गूगल पे सर्च कीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है तो वो विदेशी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें आएगा कि भाई देसी है। मतलब अब देश इंडिया की है। क्यों है? क्योंकि वो मतलब 50 साल से ऊपर से कंपनी है, तो इसीलिए उसको ऐसे करके टैग दे दिया गया कि भाई वो पूरी तरह से अब सस्टेन कर चुके हैं यहाँ पे। कोई नई कंपनी आती है तो फिर उसमें दिखाया जाता है कि भाई ये कंपनी बाहर की है ना। तो ये एक चीज है, मतलब क्या बताएं इसको, मटेरियल। और एक चीज ये है कि भाई जो 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी या 3 या 6 साल से अधिक उसको समय हो जाता है भारत की या किसी की भूमि पे, तो वहाँ की सारी कंडीशन को समझ लेता है और उसको अडेप्ट कर लेता है। तो हम उसको देसी का नाम दे देते हैं। और स्वदेशी, स्थानीय स्वदेशी है वो तो वहाँ पे लोकल है, और वहाँ की लोकल चीज अभी भी है। अगर टमाटर की बात करेंगे तो हमारे पास ना एक बहुत ही छोटा सा, मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत ही छोटा सा टमाटर आता है ना, वो अपने देसी का है, और उसको बोलते हैं मकोई। आपने सुना है मकोई के बारे में, लक्ष्य जी? जी नहीं। हाँ, आप गूगल पर डालना मकोई, या मैं आपको भेज दूंगा उसकी डिटेल, है ना। आप तो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, तो मकोई के बारे में आपको भेज दूंगा। वो स्थानीय स्वदेशी है,
और मकोई का ही जो बड़ा रूप है वही इसको टमाटर का रूप दे दिया। और ऐसे हमारे हर राज्य में अलग अलग मकोई के रूप हैं, कहीं छोटा सा टमाटर, कोई बड़ा सा टमाटर, ऐसे करके है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो प्रचार हो रहा है वो हाइब्रिड का हो रहा है। और टमाटर में भी 200-250 वेराइटियां हैं अभी भी भारत में। जी। दीपक जी, आपको मैंने बड़े ध्यान से सुना। हम्म। आप 2050 की बात कह रहे हैं, हम्म। लेकिन अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, हम्म। जो अचानक कोविड की वजह से आई हो रही है, हम्म। तो हम्म। उसने ऐसी बहुत सारी जो जो डर थे और ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी, जो पॉजिटिव योजनाएं थी, जिनको अगले 10-15 साल बाद होना था, या वो हम्म। भय जिनको हम सिर्फ इमेजिनरी मानते थे, वो हम्म। अचानक 10 दिन में सामने आ गए। जो बातें आप 2050 के लिए कह रहे हैं, हो सकता है 2021 में शुरू हो जाए, है ना? हम्म। मतलब 2021 के खत्म होते होते 22 के शुरू होते होते हो जाए। तो क्या हम्म। हम उसके लिए तैयार हैं? क्या उस उसके लिए कोई अल्टरनेट और कोई तरीका है कि गांव में जाए बिना हम शहर में अपनी रक्षा कर सकें? मैं मतलब हर किसी व्यक्ति का एक नेचर होता है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं कि एक तो होते हैं कि किसी को खुश होने के लिए उसके हाँ में बुला देते हैं, और किसी को ना मतलब सत्य बोलने में मजा आता है, किसी के हाँ में मिलाने में मजा नहीं आता। तो मुझे शहर वालों के लिए तो बहुत ज्यादा अल्टरनेट नजर नहीं आता है, जितना मैंने गहन स्टडी किया है। और मुझे लगता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, नासा की वेबसाइट पे जाना चाहिए, और उसमें एक बुकलेट है, फ्यूचर इज नाउ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, और आप इनसे नंबर मेरा ले लेंगे तो मैं आपको वो मतलब भेज दूंगा, आप उसको पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसका अध्ययन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से 7 दिन में, तो आपको मोटा मोटा समझ में आने वाला है कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं। और आप कह रहे हैं कि भाई आपको क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे को पूरा क्लियर है कि ये नेचुरल नहीं है, ये पूरा प्री प्लान लैब में बना हुआ है। और इसकी पूरी प्लान तरीके से ये हुआ है जैसा हमने इसको देखा है। सबका देखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि अपनी गारंटी ले रहा हूँ। उस तरीके से हमने देखा है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं वो उसी हिसाब से हो रहा है। लेकिन एक चीज इसमें जरूर हुई है, जो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, कि इलाइट्स को ये नहीं पता था कि भाई इतनी लोगों से मतलब जितनी जल्दी से लोग बाग जागरूक हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा है, बहुत सारी चीजें है ना जो कुछ थोड़ा सा आगे करनी थी, वो एकदम से 2021 में कर दी। अब उनको लगा कि भाई 75% तो हमने कंट्रोल कर लिया, अब ये 25% बचा है। ये 25% उनको खाना था 5 साल में। उन्होंने क्या है 2021 में सोचा कि भाई इसको भी खाओ, है ना। और तैयार तो सब कुछ है ही। लोग बाग कह रहे हैं रोबोट रोबोट, ये सब कुछ पहले से ही तैयार है, लोगों को कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको मोटा मोटा आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि सिर्फ आप गूगल पे एक बार सर्च कर दीजिए कि यूनाइटेड नेशन का जो एजेंडा है वो क्या है, वो 7 उनके गोल्स क्या है ना। वन वन वर्ल्ड वन रिलीजन कैसे होगा, वन वर्ल्ड वन करेंसी कैसे होगा। सर जैसे आपने बोला कि किसान को आज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, वेयर हाउस चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये मतलब इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। मतलब अगर आप इसको 2-3 लाख रुपए डालेंगे तो आपको 3-4 साल में भी शायद ये रिटर्न नहीं आ पाए। ठीक है, तो मेरा इसका तो सवाल था कि ये कहाँ से आएगा, मतलब कैसे आएगा। और मेरा एक दूसरा सवाल छोटा सा ये था कि जैसे हमने कुछ सालों से देखा कि जैसे पिछले 1-2 टॉक में भी मैंने देखा था कि संगम टॉक्स पे था कि उनने किसान, मैंने पूछा कि किसान मेहनत नहीं करने चाहते। मतलब उनने बोला था कि किसान अब मतलब पेस्टिसाइड डाल देंगे लेकिन हल नहीं चलाएंगे, ठीक है, ट्रैक्टर चला लेंगे। तो वो वहां से हम कहाँ से आगे निकलेंगे, वो एक मेरा सवाल। ठीक है जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम गांव बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, और सेम तरह की समस्या से हम मतलब हमारे को आई थी, तो हमने उसमें ये किया है कि हर कोई व्यक्ति 1-1 हज़ार रुपये देगा, है ना। और उसको मरने नहीं देंगे, किसी भी अवस्था में हम उसको मरने नहीं देंगे। और एक गांव में जनसंख्या है, एक वेयर हाउस को लगाने का कॉस्ट ही 5 लाख रुपये आता है, अगर आप समझदारी से लगाएंगे। अगर गांव में 1 हज़ार लोग रहते हैं तो आप उनसे 1,000-1,000 रुपये ले लीजिए, ठीक है जी। और सब लोग 1,000-1,000 लोग ले देने के लिए तैयार हैं, अगर पूरे गांव का उद्धार हो सकता है। और हमने इस टेक्निक का उपयोग किया है, और अभी लखनऊ में एक ट्रायल चल रहा है ना। तो इस पे काम हमारा चल रहा है। तो हमने यही निकाला बहुत सारी डिस्कशन चर्चा करके कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो एक तो ये हो गया वेयर हाउस का, 1,000 रुपये एक व्यक्ति से ले लीजिए, उसको कर दीजिए 60, है ना। और क्या था दूसरा प्रश्न आपका। देखो जी, किसान ना कभी हमेशा परिश्रमी था, और अभी है, और ये और हमेशा रहेगा भी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन किसान को सबसे ज्यादा मूर्ख, सबसे ज्यादा उसको दिक्कत क्रिएट करी या कुछ भी करी, वो सरकार ने करी, सरकार की योजनाओं ने।
और सरकार ने जो पॉलिसी बनाई वो ऐसी बनाई कि भाई किसान को ऐसा बना दिया जाए कि भाई जैसे शहर के लोगों को एसी की आदत डाल दी, फ्रिज की आदत डाल दी, है ना, और दुनिया भर की और भी आदत डाल दी। ऐसे ही किसान को केबी के सेंटर ने बहुत मिसगाइड किया है। किसान बहुत सीधा समझ, इतना उसको नहीं पता होता, पेड मीडिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये वो सब कुछ नहीं पता रहता किसान को। किसान को तो जैसे साइंटिस्ट बता देता है, लो जी भाई बीटी कॉटन लगा लो जी बैगन लगा लो, सरसों लगा लो। किसान को जो फ्री में दे दोगे वही उगा देगा। किसान तो ये सोचता है भाई मेरे को ज्यादा ज्यादा फ्री में मिल जाए। देखो हर कोई व्यक्ति आलसी और लालची है, आप ये ध्यान रखिए, चाहे वो शहर में रहने वाला हो और चाहे गाँव में रहने वाला हो। और आलसी और लालची व्यक्ति कौन नहीं हो सकता? जिसके आध्यात्मिक कोई गुरु हो। जब तक अगर आपका भी आध्यात्म में कोई गुरु नहीं है ना, तभी अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो आप भी आलसी और लालची रहेंगे, है ना। तो एक बड़ी समस्या हुई कि किसान आलसी लालची हो गया। शास्त्रों का एक जो सोशल हमारा था कि भाई जो सब शास्त्रों का अध्ययन करते थे वो नहीं रहा। चाणक्य जी को किसी ने नहीं समझा, भगवत गीता भागवतम को किसी ने नहीं समझा, रामायण पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है, पढ़ भी लिया तो इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं है ना। तो सबसे पहले एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, इसीलिए हमारा टारगेट है गाय गुरु और तुलसी की स्थापना करना, है ना। इसकी स्थापना करना, तो फिर व्यक्ति आलस और लालच से निकलेगा और फिर आके ये व्यवस्था बनेगी। तो पूरा इसका हमने मॉड्यूल बना रखा है गांव बचाओ आंदोलन में, ये पूरा हम इसी चीज को समझाते हैं और इसी चीज को बताते हैं, और यही हमारा काम चल रहा है। और इतने हमारे सेशन चलते हैं, किसान मित्र, किसान साथी, होलिस्टिक काउ केयर और किसान योद्धा, ये चल रहे हैं। हम ऐसे लोगों को ही तैयार कर रहे हैं हर गाँव में कि भाई हमारे जाने के बाद हर गाँव में एक व्यक्ति रहेगा जो पूरे गाँव को संभाल लेगा। ऐसे ही तो बचेंगे गाँव। और उनको हम सारी चीजें बताएंगे, उनको भी बताएंगे कि भाई तुम्हारे साथ ऐसे होने वाला है। और राजीव दीक्षित भाई के विचार ऐसे ही हैं, एक बार किसी कोई सुन लेता है रात में नींद नहीं आती, ऐसा करंट लगता है कि बुढ़ा भी जवान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपका सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। आप राजीव दीक्षित भाई को सुन लीजिए। और ये किसान कभी नहीं था, ये मीडिया की बातें हैं, ये पेड मीडिया की बातें हैं कि किसान ऐसा हो गया है। किसान आज भी मेहनत करने को तैयार है और करता भी है। आप देखिए कि भाई मतलब दानों को पूरी पूरी रात गाय को रखाता है, पानी वानी लगाना रातों में, मच्छर वच्छर काट रहे हैं, आज भी मेहनत करता है। ये सब गलत बात है। किसान अपने आप स्वयं खेती करेगा और सब उसको पता है गो आधारित कृषि हो सकती है, आधी कहानी तो ऐसे ही बन जाएगी। सारी समस्या की जड़ तो यही है, लोगों को मिसगाइड करते रहेंगे। ये लो जी ये वो क्या नाम है, आज की डेट में कोई भी पपीता नहीं खा सकता भारत में। पपीता के नाम पे क्या मिल रहा है, रेड लेडी 786 खाएगा तुरंत हॉस्पिटल भाग जाएगा। सारा जीएम आ गया, सारे चाइनीज वाइनीज बीज आ गए। लो जी ये उगा लो, बीटी कॉटन उगा लो, जमीन खराब कर दी, किसान खराब कर दिया, उसकी जिंदगी नरक बना दी। जितने भी किसान सुसाइड करते हैं वही करते हैं जो केवी के सेंटर के चक्कर में आते हैं। सबको लूट लिया जाता है पॉली हाउस के नाम पे। बताओ पॉली हाउस में आदमी जो लगाएगा वो जिंदा रहेगा मरेगा, आप बताइए मुझे। तो समस्या ये है, किसान कभी भी वो नहीं था, बस किसान को एक अच्छा गुरु चाहिए जो उसको गाइड कर सके, और ऐसे गुरु हुए सुभाष पालेकर जी। और हम तैयार हुए, हमने ये बेड़ा उठाया है। और हम ये चाहते हैं कि भाई जब तक हमारे गुरु जिंदा है सुभाष पालेकर जी, उनको लोग बाग सुने, गौ आधारित कृषि करें, उसका आनंद लें, और फिर उनको दृढ़ विश्वास है फिर बातों को रखें। क्योंकि जब तक चीजों को आप व्यवहार में नहीं लेके आएंगे कुछ ही बात को कह नहीं पाएंगे। ठीक है जी। तो मुझे लगता है यही आंसर है आपका। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं रसायन मुक्त खेती तो करता हूँ 14 एकड़ में, पर आप जैसे बोल रहे थे कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर बता रहे थे, तो क्या दोनों अलग अलग हैं? आप क्या कर रहे हैं 14 एकड़ में, क्या कर रहे हैं आप? रसायन मुक्त खेती कर रहा हूँ मैं, कोई केमिकल नहीं डालता हूँ उसमें। मतलब भूटान में मैं खेती ये करते हैं, पूछना 14 चाहता एकड़ हूँ में क्या कि उगाते हैं? गेहूँ चने ठीक है जी। और दालें। जो सिंगल फार्मिंग करता है, या गेहूं गेहूं बो देना, धान धान बो देना, या एक ही सब्जी बो देना, आलू आलू लगा देना, है ना, कोई भी चीज। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो यमराज के पास जाए तो स्लटर हाउस वाले को कहते कि चल ठीक है भाई तेरे को एक मौका मिल सकता है। लेकिन जिसने सिंगल फार्मिंग करी है उसको ना तो इस पृथ्वी पर मौका मिलेगा और ना ही कहीं किसी लोक में उसको मौका मिलेगा। सिंगल फार्मिंग करना, आलू आलू लगा देना, धान धान लगा देना, और ये गेहूं गेहूं लगा देना, ऐसा क्यों? आप इसको समझिए। जब हम लगाने का कंसेप्ट क्या होता है, एक दल के साथ दो लगा जाते हैं, दो दल लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं मोनोकोट डाइकोट, है ना। कभी सिंगल फार्मिंग नहीं की जाती। मोनोकोट का काम क्या होता है, एक दल का काम क्या होता है, वो सब कुछ खींचता है मिट्टी से, ऐसे करके खींचता है सब कुछ, पूरा नाइट्रोजन जो भी सारे पोषक तत्व तो खींच लेता है। दो दल क्या होता है, दो दल का मतलब हो गया जैसे मूंग, जिसको तोड़ने से दो टुकड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइकोट। वो क्या करता है, देता है, जमीन को देता है। जैसे एक तरफ से आप पानी खींच रहे हैं
और एक तरफ से पानी डाल रहे हैं। ऐसे ही होता है मोनोकोट डाइकोट का। ऐसे ही खेती होती थी। भारत में 12 नाजा होता था पहले। लोग बाग 12 नाजा 5 नाजा की रोटी खाते थे। भारत में कभी खेती नहीं हुई गेहूं की। किसी से पूछ लेना। मैंने अपने दादाजी से पूछा क्या उगाते थे क्या खाते थे, कहते मैं बेजर की रोटी खाता था। बेजर क्या होता है? गेहूं, और आपका ज्वार, जई, जौ, और एक मटर आती थी छोटी छोटी, मूंगिया मटर बोलते थे, मूंगिया मटर। इसकी रोटी बनती थी और उसको खाते थे। उसको बोलते हैं हमारी ब्रजभाषा में बेजर की रोटी। यार अब लोग बाने बोलने लगे हैं मल्टी ग्रेन की रोटी, मिलेट्स की रोटी, है ना। ऐसे करके उगाते थे और ऐसे ही खाते थे। और तब तक सब कुछ सही था। लेकिन जब से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या कोई केमिकल फार्मिंग के नाम से आया, सिंगल फार्मिंग कर रहे हैं, इसने पूरी जमीन खराब कर दी। पूरे 5 तत्व खराब कर दिए, जिसको बोलते हैं भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं भगवान, है ना। हमारे गुरुजी बोलते हैं प्राकृतिक ही भगवान है। भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है ना। और हमारा इसका काम है सेवा करना। और सब ने उसको एक दल की फार्मिंग करके, मोनोकोट की फार्मिंग करके, या एक दल की चीजों लगा के, आलू आलू लगा के पूरी जमीन को बेकार कर दिया। पूरी जमीन को दूषित कर दिया, पूरे एनवायरनमेंट को दूषित कर दिया। इसका पाप का कोई उसको क्या फल दिया जाए, क्या उसको वो दिया जाए, दंड दिया जाए, उसको गोली मार दी जाए, छोटी बात है। तो प्राकृतिक में जो जिसने उल्टा सीधा काम किया, प्राकृतिक उसको दंड देगी। हमारे पास नहीं है इसका दंड। ठीक है जी। तो श्री राम जी, आप भूटान में हैं, प्राकृतिक कृषि करिए। पहली बात, भूटान में देसी गाय हैं, नेपाल में देसी गाय हैं, अफ्रीका में देसी गाय हैं। ठीक है जी। आप देसी गाय के गोबर से खेती कीजिए, प्राकृतिक कृषि के तरीके से खेती कीजिए। और मोनोकोट, ये मतलब सिंगल फार्मिंग मत कीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। नहीं पता होता तो बात अलग है, लेकिन आज के बाद कभी मत करना। ये आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। भारत में जितने भी किसान मृत्यु से मरते हैं, आज तक कोई भी ऐसा किसान नहीं बना जो मोनोकोट डाइकोट साथ करता हो। सिंगल फार्मिंग वाला ही सुसाइड करता है, क्योंकि सिंगल फार्मिंग वाला ही मंडी पे निर्भर रहता है। और वही सारा सारा गेम हो रहा है, वही बर्बाद होता है। और वही वही उसी के हिसाब से ही सारी कहानी चल रही है ना। उसी के हिसाब से किसानों को गुलाम बनाया गया। किसानों को क्या था? उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। सो ध्यान से सुनना, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। आजकल क्या हो गया है? सबसे ऊपर नौकरी हो गई है। और जो कृषि करता है और नीच करता है, उसको कोई लड़की नहीं देता। वो इसीलिए नहीं देता क्योंकि वो नीच काम कर रहा है। क्या नीच काम कर रहा है? वो सिंगल फार्मिंग कर रहा है। सिंगल फार्मिंग करोगे, लड़की भी नहीं मिलेगी आपको। मिलेगी तो तलाक दे के चली जाएगी। तो अपने दिमाग में रखिए कि आपको हमेशा मिक्स क्रॉपिंग करनी है, मोनोकोट डाइकोट साथ लगाना है। और जो हमने मॉडल बनाया है कि मेड़ के ऊपर पेड़ लगाना है, ठीक है जी, कुआं बना के रखना है, सारी चीज़ों को रखना है, उस तरीके से तैयारी करनी है जी। मेरा प्रश्न है, दो दो भागों का प्रश्न है। एक तो कि देसी बीज प्राप्त करने के लिए कोई ऑथेंटिक जगह अगर हो, उसका पता हो तो प्लीज बताइएगा। मैं लेट से ज्वाइन किया तो शायद आपने पहले बताया होगा, मैं पता नहीं कर पाया। और जो मेरा मेन सवाल है वो ये है कि जिस जिस जगह पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता हो और पानी जमा रहता हो, वहाँ पर जैविक कृषि के लिए कुछ अलग विधियां हैं क्या? क्या उसमें कुछ खास ध्यान देने लायक चीज़ें हैं? इसके बारे में अगर आप प्रकाश डाल पाएं तो बहुत यूजफुल होगा। मतलब जहाँ साल के 4 महीने टाइप पानी लगा रहता हो और इन जनरल नमी ज़्यादा हो, गर्मी के 2 महीनों को छोड़ करके बाकी पूरे साल नमी जाती हो। धन्यवाद। जी श्रीमान महोदय जी, वहाँ पे बहुत सारी फसलें हो सकती हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन जैविक कृषि के बारे में हम ज्ञान नहीं रखते। और जैविक कृषि के बारे में आज हमने लेक्चर भी नहीं दिया। हमने प्राकृतिक कृषि के बारे में आज हमने चर्चा की है, प्राकृतिक कृषि के बारे में बताया है। प्राकृतिक कृषि का ही हम प्रचार करते हैं, है ना, जो गाय के गोबर गौमूत्र से होती है। ठीक है जी। और हाँ, आप उसमें बहुत तरह की खेती कर सकते हैं। और हमें को ये भी चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है। कहीं कहीं ऐसा होता है सैलाइन वाटर है ना। तो ये भी हमारे को देखना पड़ेगा। लेकिन खेती वहाँ पे हो सकती है, ये पक्की बात है। और ऐसी खेती के लिए जैसे कहीं सैलाइन वाटर होता है तो इमली की फार्मिंग हमने देखी है। और वहाँ पे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। अगर पानी सैलाइन नहीं है, केले की खेती है। और कोई उस एरिया में जाना पड़ेगा, उस राज्य में, और वहाँ के 20 किलोमीटर में भ्रमण करना पड़ेगा साइकिल से। साइकिल में भ्रमण करके आएंगे आप, और आप हमें हमसे 5 मिनट बात करेंगे। हम आपको बताएंगे भाई ये फार्मिंग कर लो और एकदम ओके रिपोर्ट है। आपको हमें से ये करना पड़ेगा, हमसे 5 मिनट बात करनी पड़ेगी। 5 मिनट बात करने के लिए हम आपसे ये बोलेंगे कि भैया आप साइकिल उठाइए
और 20 किलोमीटर का चक्कर लगाइए। 20 किलोमीटर के बाद जो चक्कर लगाएंगे उसमें आपने जो जो भी देखा आप हमें बताएंगे, हम आपको उसके हिसाब से मॉडल बताएंगे, आप उसको लगा लेंगे और आप स्वावलंबी बन जाएंगे। एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि जैसे उत्तराखंड में हमारे क्या है कि एक तो सीढ़ीदार खेत हैं और दूसरी सबसे बड़ी समस्या वो जो वहाँ पे है कि अभी लोगों का जो एक चकबंदी वहाँ पे था काफी टाइम से वो लंबित पड़ा हुआ है। पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, वो एक समस्या परे है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे एक खेत मेरा घर के पास है तो मेरा एक खेत 2 किलोमीटर दूर जाके है। ऐसे ही वहाँ पे बहुत लोगों के साथ में है। तो मेरा अपने दिमाग में मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था कि अगर जैसे अभी लॉकडाउन खुलता है तो मैं एक विजिट अपने मेरे ननिहाल साइड में मैं वहीं रहा हूँ ज्यादातर, तो मेरे को काफी लोग वहाँ पे प्यार भी करते हैं। तो मैं वहां जाके अगर गाँव के जो प्रधान हैं उनसे और गाँव वाले जितने लोग हैं, कोई मेरा मामा लगता है, कोई सारे रिश्तेदार ही लगते हैं वो, उनसे बात करके अगर मैं इस मॉडल के ऊपर कार्य करूं, हालांकि ये बहुत थोड़ा सा टेढ़ी खीर है क्योंकि सारे लोग राजी नहीं होंगे, अगर मान लीजिए कि उसमें से 50% लोग भी राजी हो गए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मैं इसमें आपका एक मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मतलब उसको किस तरीके से किया जाए, क्या तो उतने, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो खेतों का अलग अलग होना है। तो मैं वहाँ पे जो आपने की मॉडल जो बताया वो मैंने सारा लिख लिया है। तो मैं उसके बिहाफ पे ही एक शुरुआत करना चाहता हूँ कि ताकि वहाँ पे एक दिशा कुछ ऐसी बने कि वहाँ की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर में खेती बहुत कम होती है, ये सभी को बताया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी समस्या, हाँ वहाँ पे फल वगैरह बहुत होता है, वहाँ पे फल वगैरह बहुत अच्छा होता है। और वहाँ पे कुछ ऐसे जो ऐसे खाद्यान्न जिन्हें हम बोलते हैं, तो जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो आपका मेडिकल में भी अच्छा काम आता है। जैसे आप यहाँ पे पौधा बोलते हैं उसको, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा होता है मेरे ननिहाल साइड में, वो शुगर की दवाई में बहुत अच्छा काम आता है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहाँ पे कुछ ना कुछ जड़ी बूटियां हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि उनको थोड़ा सा, क्योंकि वो चीजें खत्म होती जा रही है, तो मैं चाहता कि एक बार उनको दोबारा उठा के कुछ ऐसा किया जाए कि एक वहाँ के लिए लोगों के लिए एक अर्निंग सोर्स भी हो और आने वाले टाइम के लिए और जो गाँव है वो भी साथ में हमसे जुड़े। जी दीपक जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एड़ी तक का जोर लगा लीजिए, कोई भी किसान आपके साथ आने वाला नहीं है। पहली कंडीशन ये होती है किसान की। किसान ये कहता है भाई पहले दिखा, पहले आपको स्वयं ही प्रयास करने पड़ेंगे। हाँ, आपका सहयोग कर देंगे और आपका सहयोग कर देंगे, आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं करेंगे। कुछ चीजें पूछोगे, हल कहाँ मिलेगा, बैल कहाँ मिलेगा, गाय कहाँ मिलेगी, गोबर कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, चूल्हा कहाँ मिलेगा, वो सब चीजें आपको बता देंगे, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है उत्तराखंड में सब कुछ उपलब्ध है। उत्तराखंड में स्पाइसेस की फार्मिंग बहुत अच्छी हो सकती है, जड़ी बूटी जिसको मेडिसिनल फार्मिंग बोलते हैं बहुत अच्छी हो सकती है, और मेडिसिनल प्लांट वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है तो लाखों करोड़ों रुपए का मार्केट है उत्तराखंड में। तो वहाँ की मिट्टी भी मेडिसिनल है, मिट्टी के कैप्सूल भी किसी को बेचने लग जाओगे तो करोड़पति बन जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया था अग्निहोत्र के कैप्सूल, है ना। और वहाँ आप एक मॉडल बनाइए। देखो चकबंदी तो होने वाली है पूरे भारत की, ये मोदी जी का ऐलान है लॉकडाउन के बाद, या लॉकडाउन के अंदर ही, कि गांव में जितनी भी जमीन है सबका ऑडिट होगा। कोई मतलब ये उसका प्लान है, मतलब ये ऑडिट तो वर्ल्ड बैंक चालू का हो प्लान चुका है। है। हाँ, वर्ल्ड बैंक का प्लान है कि किसी की जो जमीन है मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है और कितनी खाली जमीन है ना। ये उनका ऑर्डर है, भारत सरकार का नहीं है। तो चकबंदी तो होने वाली है, ये तो पक्की बात है, और वो सब चीजें आपको हो जाएंगी। और उसमें आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको एक जगह मिल जाएगी। लेकिन उस जमीन पे आपका अधिकार होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है ना। होगा तो किस क्या कंडीशंस होंगी उस जमीन पे, वो एक अलग बात है। लेकिन चकबंदी तो होनी है। लेकिन चकबंदी का आप इंतजार कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, जो छोटा वाला खेत है वहां पे एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं आप, हाँ, है ना। जैसे मेरे मामा जी लोग हैं उनसे बात करके मैं कर सकता हूँ, है हाँ, ना। और वो सक्सेस हो गया ना। आप, मैं बता रहा हूँ, किसान पता क्या होता है, एक बार आप उसको दिखा दो, फिर 10 गांव के लोग बाग भी ना आपके साथ हो जाएंगे और झुंड का झुंड रहा करेगा आपके पास। ट्रेनिंग के लिए आप फीस लगा दीजिए 100 200 300 रुपए की, वो भी देंगे। लेकिन आपको खड़ा करके दिखाना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे आप 100 साल तक कुछ बोलते रहो, कुछ नहीं होगा। करके दिखा दो, 1 साल में एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि किसान ऐसा ही है, जो उसको तो वो होता है भाई मेरे को दिखाओ, मैं तो देख के फिर करूंगा, फिर अपनी इनोवेशन भी जोड़ दूंगा। तो ये आप ये सोचे ना कि आपको 50% लोगों का साथ मिलने वाला है, बस हाँ लोगों की थोड़ी हेल्प लोगे तो बता देंगे हाँ ये मिलेगा, यहाँ ही मिलेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बाकी तो आप जुड़े ही हुए हैं, आप